सभी को नमस्कार। मेरा नाम सदानंद कुमार है। मैं 2010 बैच आईपीएस छत्तीसगढ़ कैडर में हूँ और बार बार हमारे पास एक सवाल आता है कि सर छत्तीसगढ़ जो सीजीपीएससी है उसके मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। उस संदर्भ में हमसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। तो मैं जो अभी वर्तमान में जो अभी सीजीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है और जो आगे भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं पीएससी का जो मेंस के देने वाले हैं और जो 2022 में या उसके बाद भी जो अपेयर करने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ी रणनीति पे आज चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि उनकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा की तैयारी का आरंभ उसके सिलेबस से होता है। अगर आप सबसे पहले अपना सिलेबस पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी 20% की तैयारी पूरी हो गई, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण होता है कि सिलेबस में क्या क्या लिखा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें जो है क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध हैं कि उसमें हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये पढ़ें, ये ना पढ़ें, किसको उठाएं, किसको छोड़ दें। तो आप ना पूरी तरह से अपने सिलेबस पे फोकस रहिए कि क्या पढ़ना है और उसके अलावा महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ना है। तो अभी जो परीक्षा होने वाली है जून में, जो मेंस होने वाली है, और उसके बाद जो आगे भी जो मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए भी यह संदेश है कि आप सबसे पहला काम करें कि जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस को आप पूरी तरह से याद कर लें कि हर पेपर में, जैसे 7 पेपर का एग्ज़ाम होना है, तो हर पेपर में क्या क्या आपके टॉपिक्स दिए हैं उसको तो एक भगवत गीता की तरह आप बना लीजिए और उनको डेली अध्ययन करिए। उसको एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक आपको कंठस्थ रहना चाहिए कि हमको यही पढ़ना है और इसके अलावा नहीं पढ़ना है। क्योंकि कोई भी जो एग्ज़ाम होती है, खासकर सिविल सर्विसेज की, चाहे यूपीएससी हो या पीएससी हो या अन्य कोई भी इस तरह के एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो है आपको सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसी संदर्भ में बताऊंगा कि प्रत्येक सिलेबस का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको जो है आप पूरी तरह पढ़ें और प्रत्येक टॉपिक के बारे में कम से कम 5 पॉइंट जरूर आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये 5 से 10 पॉइंट अगर आपको जानकारी है तो आप उसको लिख सकते हैं। अब हम आपको जो है मेंस की तैयारी, खासकर जो 7 पेपर हैं, आपको पता ही है कि 7 पेपर में से जो है 1400 अंक का ये एग्ज़ाम होना है। और ये चयन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि पीटी एक जो एग्ज़ाम होती है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि बच्चों को छांटना, अर्थात जो प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उसके बेस पे वो 15 गुना या और भी जो भी आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है उसके अनुसार उसको फिर सिलेक्शन लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब उत्तर लेखन इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट होगा, तो उसके एक उत्तर लेखन की हम जो है बाद में आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर लिखा जाता है। आज हम केवल सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला पेपर होता है आपका प्रथम पत्र जो है छत्तीसगढ़ पीएससी का, कि वो भाषा का है। तो भाषा में इसमें भी 3 पार्ट हैं, एक सामान्य हिंदी है और सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश है, और छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो आप इसके सिलेबस को अगर देखेंगे तो आपको 10वीं क्लास से ऊपर का ये नहीं चीज़ें लिखी गई है, अर्थात आप किसी न किसी रूप में 10वीं क्लास में उसको पढ़े हैं, उसी को आप और सुसंगत तरीके से एक जो सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनमें से बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। खासकर सामान्य हिंदी में आपके भाषा बोध हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं और कुछ संक्षेपण है। तो ये सब अगर आप सामान्य रूप से अगर तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब इंग्लिश में आप देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन है, ऑपरेटरी राइटिंग है और छोटे छोटे नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये सब हैं। तो ये 10th क्लास की लेवल का चीज़ होता है, तो इनको आप पढ़ लें। और छत्तीसगढ़ी भाषा का कमोबेश हिंदी से ही वो निकली हुई है, तो हिंदी
का जो अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो वही छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आपको मिल जाती है। तो इसमें आप 200 नंबर में बहुत देखते हैं कि बार बार प्रश्न आता है कि सर इसमें कैसे तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाया जाए। तो उसके लिए आपको मैं बताऊं कि जो भी टेक्स्ट बुक है उसको आप देख लें, और कोचिंग संस्थान या जहां भी आप देख रहे हैं तो वहां से आप पढ़ लें। तो इसमें बहुत अच्छे से कम तो 150-160 मार्क्स तो बहुत आराम से लाया जा सकता है। जो दूसरा जो पेपर है आपका वो निबंध का है, अर्थात निबंध। अब निबंध में ये आता है कि उसको लिखा कैसे जाए, शुरुआत कहाँ से किया जाए, और शुरू करें तो उसका अंत कैसे हो। तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है सभी पार्टिसिपेंट के दिमाग में कि आखिर लिखें कैसे, शुरुआत कैसे करें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं घबराएं इनसे। आप निबंध को एक जो है, इसका मतलब ही होता है बिना बंधन के, अर्थात आप जिस विषय पे आपको दिया गया है उस विषय को लेकर के आप पहले सोच लें और सोचें, और उसके बाद उसके मुख्य पहलू को लिखते हुए सकारात्मक सोच के साथ उसको अंत करना है। तो इस पे भी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज चूँकि सिलेबस का विश्लेषण है, तो छत्तीसगढ़ में कुल 4 निबंध पूछे जाते हैं। 4 निबंध में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध के पूछे जाते हैं, और 2 जो है आपके छत्तीसगढ़ स्तर के पूछे जाते हैं। तो 4 टॉपिक होते हैं, 4 टॉपिक यानी कि 750 आपके शब्दों का होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 4 निबंध है और आपके पास समय है 3 घंटे। तो समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जो भी टॉपिक वहाँ पे दिया गया है विकल्प के तौर पे भी होते हैं, उनको आप चयन करें और उसमें आप लिखना आरंभ करें। और थोड़ी लिखने की स्पीड तो अच्छी होनी चाहिए तभी, और किसी भी जो 4 निबंध दिए गए हैं, चारों में से किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पकड़ना है बात को कि अधिकतम 750 शब्दों में लिखने की बात करते हैं, अधिकतम है। आप न्यूनतम में भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो न्यूनतम की सीमा अब वो आपको निर्धारित करना है। 100 वर्ड कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150 वर्ड भी कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जैसे ही 750 से अगर ज़्यादा आप करते हैं तो वो फिर आपके ऊपर दबाव बनता है कि अगला प्रश्न आपका छूटने का चांस हो सकता है, अगले निबंध पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक बैलेंस रूप में लिखना है, एक संतुलित करके लिखना है कि हमको 650 वर्ड में अगर चारों को लिखें तो सोचने का भी आपको 5-5 मिनट का वक्त मिलेगा। तो इसके लिए जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो और छत्तीसगढ़ से संबंधित हो, छत्तीसगढ़ से संबंधित अगर है तो खासकर सरकार की योजनाएं जो चल रही है वर्तमान में, उसके ऊपर तो ज़रूर वो सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो आर्ट है और यहाँ के जो और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं उससे संबंधित ये पूछे जाते हैं। तो ये हुई दूसरे पेपर की बात। अब हम बात करते हैं तीसरे पेपर में। तीसरे पेपर में अगर बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं आपके। एक है आपका भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास तो बहुत विशाल है, लेकिन उसमें भी आप सिलेबस को गौर से देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ ही टॉपिक दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दिया हुआ है, बल्कि एकदम चुनिंदा टॉपिक। अगर आप प्राचीन काल की बात करेंगे तो आपके मौर्य काल, गुप्त काल, इसके बाद गुप्तोत्तर, ये सब छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं। अगर आप मध्यकाल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और आपके जाकर मुग़ल काल की बात करते हैं तो उसमें से आप पिछले साल का क्वेश्चन थोड़ा देखें, उस सिलेबस को देखें। और सबसे जो ज़्यादा आपको यहाँ पे टॉपिक्स में दिए गए हैं वो आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा दिया गया है। आधुनिक भारत में किस तरह से ब्रिटिशर्स का आगमन होता है, ब्रिटिशर के आगमन के बाद आपके यहाँ किस तरह से वो धीरे धीरे सभी राज्यों को विलय करते हैं, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, उसके बाद कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे किस तरह राजस्व व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, ये सभी स्थापित करते हैं। और अंत में जो है गांधी, कांग्रेस के साथ साथ गांधी और स्वतंत्रता संग्राम की वो बात करते हैं। तो इनमें भी एकदम चुनिंदा है, तो आप उसको अगर सिलेबस के अनुसार तैयार करेंगे तो पूरी तरह आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरा है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन।
अब भारतीय संविधान की अब अगर बात करें तो पूरा भारतीय संविधान नहीं दिया गया, बल्कि उसमें भी आपकी प्रस्तावना से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव और उसके मौलिक कर्तव्य आदि आदि कुछ कुछ टॉपिक दिए हैं, और उसी में आपके लोक प्रशासन की बात की गई है कि लोक प्रशासन के महत्व क्या है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये एकदम पर्टिकुलर आपको लिखा हुआ है, इसलिए भटकने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और अंत में जो इसका तीसरा पार्ट है वो छत्तीसगढ़ का इतिहास है। छत्तीसगढ़ के इतिहास, चूँकि आप जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो छत्तीसगढ़ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस परीक्षा में, इसलिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को आपको अच्छे से देखना, उसमें भी आपके टॉपिक्स दिए हैं, उसको भी आप अध्ययन करें। इसके बाद सामान्य अध्ययन के जो दूसरा पार्ट आता है उसमें जो खासकर मानविकी के छात्र हैं उसके लिए ये पेपर बड़ा कठिन गुजरता है कि सामान्य विज्ञान दिया हुआ है। अगर आप सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन सिलेबस को देखेंगे तो 10वीं और 12वीं से ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। वही कार्य, ऊर्जा, ये सारे छोटे छोटे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, तो उस पर आप एक अपना अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें और उनके जो 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं उसको आप अगर लिख लेते हैं तो सीधा सीधा इसमें प्रश्न पूछता है, इसलिए इसमें कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण, ये आपके रीजनिंग के पार्ट हैं। तो रीजनिंग में भी कोई कठिन नहीं आते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ मैथमेटिक्स के भी सवाल पूछे जाते हैं, खासकर ये छोटे छोटे लाभ हानि प्रतिशतता, और ज़्यादा इसमें भी आप देखें तो 10th क्लास में जो सामान्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वही सब है कमोबेश। तो इसको भी आप अगर इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जो खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए थोड़ा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त निकाल करके दे दें तो आप इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी में एक तीसरा पार्ट है अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान अगर कहा जाए तो इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही हम लोगों को लगता है कि ये क्या बड़ा चीज़ आ गया, ये बिल्कुल बड़ा चीज़ नहीं है। आपको समसामयिक जो पढ़ते हैं, करेंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं प्रतिदिन, ये आपके न्यूज़पेपर का चीज़ है। और आप जो कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं तो विज्ञान में किस तरह से उपयोग हो रहा है, आपको विज्ञान पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है। अर्थात उस विज्ञान का हमारे समाज में, हमारे लिए, अपने लोगों के लिए क्या उपयोग हो सकता है उसको देखना है। इसमें विज्ञान की बात नहीं, विज्ञान के साथ साथ समाज की साथ बात हुई है। जैसे आपको स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो इसका जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कितना ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस पेपर को पढ़ने के लिए कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन आपके न्यूज़पेपर जो मिलते हैं उसको अध्ययन करिए, और जो आपके जो कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, चाहे क्रॉनिकल या जो भी कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, और भी कई आपके इंटरनेट से भी आप इसको हेल्प ले सकते हैं, तो ये है। और अब अगर हम सामान्य अध्ययन तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, और इसी में भारत की अर्थव्यवस्था भी है। इकोनॉमी का पार्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था के क्या क्या साधन हैं, इसमें भी स्पेसिफिक है, एकदम सिलेबस जो है क्लियर कट लिखा हुआ है, तो वो पॉइंट वाइज आप उनको देखें। और भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल, अगर आपने भारत का भूगोल पढ़ लिया, भारत के जलवायु, उसके प्रकृति, उसके खनिज संसाधन सब देख लिए, तो भाई उसी के अंदर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ को ज़्यादा पढ़ने की आपको एक एक पॉइंट वाइज चलना है। तो अब छत्तीसगढ़ कितना बड़ा है आप देख के सोच करके देखिए इसको, ये बड़े के तौर पे मत लीजिए, बहुत छोटे के तौर पे लीजिए कि आपको केवल और केवल छत्तीसगढ़ का ही जानना है। तो बस थोड़ा सा ऊपर जाना है, थोड़ा नीचे जाना है, बाएं और दाएं देखना है, उसी के माध्यम से आपका छत्तीसगढ़ का ये पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ में यहाँ की जलवायु, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के खनिज संसाधन या खनिज संपदा, क्या उद्योग हो सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था का भी पार्ट हो जाएगा आपके, और भूगोल का भी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के भूगोल और भारत के भूगोल और यहाँ की अर्थव्यवस्था को अगर आप रुचिकर
बहुत ही रुचिकर है और बहुत ही जानने योग्य है, बहुत ही अच्छा है, तो इसको आपको देखना है। अब आप देखते हैं सामान्य अध्ययन जो है पेपर 4 जो है आपके, ये पेपर 4 सबसे सभी के सिरदर्दी की बात होती है और सच में होती है, क्योंकि इसमें दर्शन शास्त्र आपका एक पार्ट है और दूसरा पार्ट समाज शास्त्र है और तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो जो पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ का दर्शन, कम इससे 70 से 75 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें भी पूरा दर्शन दिया हुआ है, लेकिन अब सिलेबस को मैं केवल आज सिलेबस पे फोकस कर रहा हूँ, बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि आप सिलेबस को पढ़ें। उसमें जो लिखा हुआ है कि दर्शन का क्या उपयोग है, दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है, क्या दर्शन हमें पढ़ना चाहिए, दर्शन की उपयोगिता क्या है। इसके अलावा आप देखते हैं कि भारतीय दर्शन में भी एक सतही आपको पढ़ने के लिए उसमें भी एकदम क्लियर कट लिखा है कि अगर चारवाक दर्शन पढ़ना है, जैसे षड दर्शन की बात करते हैं, तो षड दर्शन में आपके चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा जो आते हैं, तो आप इनमें देखेंगे कि चारवाक का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत लिखा है, तत्व मीमांसा सिद्धांत लिखा है, नीति विज्ञान लिखा है। और उसी तरह अगर आप जैन में जाएंगे तो जैन दर्शन में आपके अनेकांतवाद की बात है, द्रव्य विचार की बात है। और वही आप बौद्ध में जाएंगे तो प्रतित्व समुत्पाद के सिद्धांत की बात है। सांख्य में जाएंगे प्रकृति पुरुष और उसके कारणता के सिद्धांत की बात की गई है। तो एकदम क्लियर है, और ये एक एक पेज के, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये एक एक पेज के होते हैं। तो इसके लिए आप उतने ही तैयार करें, उससे ज़्यादा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और अब उसी तरह आप पाश्चात्य दर्शन में देखेंगे तो पाश्चात्य दर्शन में आपको प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, लाइबनिज, कांट, ह्यूम, स्पिनोजा, मूर, ये सब मेन आपको कांट तक अगर देख लेंगे तो आपको लगभग, और उसके बाद अस्तित्ववाद की बात करता है तो उससे एक एक सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एक एक पेज के दिए गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं ले जा रहा है, बल्कि एक सतही ज्ञान चाहिए उसके लिए, तो उसमें ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि समाज शास्त्र की जो सोशोलॉजी में है वो भी वर्ग विभाजन, इसके बाद आपके विवाह संस्कार, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य, चूँकि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो यहाँ के परिदृश्य के बारे में जानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और यहाँ के लोगों की बात ज़्यादा की गई है। अब आखिरी में जो सामान्य अध्ययन जो पेपर 5 है उसमें अगर आप देखें तो ये इसमें भी 3 टॉपिक दिए गए हैं। तो एक कल्याणकारी, एक विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। अब लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में आपको देखना है। और इसी में आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है तो सरकार की योजनाओं को मुख्य रूप से इसमें फोकस किया जाता है। तो सरकार की योजनाएं कितनी चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 योजना चलती है, 25 योजना चलती है। उसके बारे में आप अगर थोड़ा थोड़ा अगर देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपके दिमाग से नहीं निकल सकता। और इसी के में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात। अब जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो संबंध की बात है या वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपके पड़ोसी देशों से बात करते हैं, खासकर जिनका वैसे देश जिनसे आपके यानी भारत का संबंध अच्छा हो। अब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपके भारत के? तो श्रीलंका हो गए, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, रशिया, इसके बाद आपके अमेरिका। ये इन सारे देशों के साथ आपने क्या आगे किया है और क्या प्लानिंग्स है, क्या ट्रेड हो सकते हैं और कैसे आप अपने व्यवसाय, अपने मतलब देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हो तो उनको फोकस करना है। इसके बाद खेल की बात करता है तो खेल तो हर किसी की रुचि का चीज़ है, तो खेल तो आप खेल में ही इसको भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो घटनाएं हैं वो भी, और कुछ संस्थाओं की बात करते हैं तीसरे पार्ट में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं मानव विकास में उनका योगदान। ऑब्वियस ये भी स्पेसिफिक है कि आपके अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे UNO है और बाकी जो इंटरनेशनल
जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जानना है, और ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये था पूरा सिलेबस का विश्लेषण। अगर आप सिलेबस को गहराई से बिल्कुल एक एक पक्ष को अगर आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके तैयारी करने में, मेंस की तैयारी करने में कोई परेशानी आएगी। तो बस अंत में यही मैं कहूँगा कि आप सिलेबस को जो है पूरी तरह से अध्ययन करें और उनके ऊपर एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को आप करें, और उसके ऊपर छोटा छोटा जितने भी है नोट्स बनाएं। अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके बारे में कम से कम आपको 10 पॉइंट जानना है, अगर छोटा टॉपिक है तो उसके बारे में 5 से 6 पॉइंट जानना है, ताकि जब वो एग्ज़ाम में वही चीज़ आ जाए तो ब्लैंक्स नहीं जाना चाहिए। आपको ये लगे कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं।